जमाना कहाँ वाकिब हमारी उड़ान से, वे और थे मेरे साथियों जो हार गए भैया आसमां से। तो नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में आपका बहुत ही बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं मेरे साथियों। आज की सभा में हम क्लास 11 का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम होगा सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे भाई। तो नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, तो अपना ध्यान फालतू बकवास इधर उधर की बातों से, जगहों से और चीजों से हटाकर कहां पर केंद्रित कर लीजिए, इस बोर्ड पर आप केंद्रित कर लीजिए मेरे साथियों। तो नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा चैप्टर है हमारा? कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। पहला टॉपिक क्या सीखेंगे इसमें? देखिए मेरे भाई, पहला टॉपिक सीखेंगे इसमें, हम सीख लेंगे सम्मिश्र संख्याएं, फिर सम्मिश्र संख्याओं की समानता कि सम्मिश्र संख्या कब बराबर होती है। अरे दो आपके क्रमितुकम कब बराबर होते हैं रे बता? क्रमितुकम तब बराबर होते हैं जब उनके संगत घटक बराबर हो, तभी वो दो क्रमितुकम बराबर होंगे यार। यानी कि ए बी कभी भी आपका बी ए के बराबर नहीं हो सकता, ये इक्वल नहीं है, ये हमेशा इक्वल नहीं होंगे, हमेशा अनइक्वल ही रहेंगे यहाँ पर मेरे भाई। क्या रहेंगे? अनइक्वल। तो नो प्रॉब्लम, नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक क्या सीखेंगे? सम्मिश्र संख्याएं। तो पहला टॉपिक है हमारा सम्मिश्र संख्या, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। इंग्लिश में कहें तो कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पर अब क्या कहता है भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर। माना क्या माना रे? जेड बराबर, भाई कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले सुन लीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे दर्शाएंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जेड से। जेड बराबर ए प्लस में आयोटा बी, ए आप और बी। भाई जेड तो एक संख्या है, ए प्लस बी, ये बी क्या है और ए क्या है? रियल नंबर्स। क्या है रे? वास्तविक संख्या है। फिर ये आयोटा क्या है? व्हाट इज आयोटा? आयोटा हमारा है, अरे यार काल्पनिक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? रूट माइनस में एक काल्पनिक संख्या है, इसकी वैल्यू माइनस में अंडर रूट माइनस में एक होती है, ध्यान रखें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा? आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? आयोटा बराबर रूट माइनस में एक। कितनी होती है? अरे सिंपल, आयोटा बराबर रूट माइनस में एक। तो जेड बराबर ए प्लस में आयोटा बी, ये आपकी सम्मिश्र संख्या है, सम्मिश्र संख्या का मानक रूप। ये ए क्या है यहाँ पर? वास्तविक भाग। इस ए को कौन सा भाग कहते हैं? वास्तविक भाग। और इस वास्तविक भाग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर ई जेड से, ठीक है। और ये आपका बी काल्पनिक भाग, इसे आप इमेजिनरी, अरे इमेजिनरी पार्ट, तो इसे हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट को, इमेजिनरी पार्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर काल्पनिक भाग को आर आई एम जेड से, इमेजिनरी आई एम जेड से। तो भाई वास्तविक भाग ए से, वास्तविक भाग आर ई जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, काल्पनिक भाग को बी से, तो आप उसे आई एम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी काल्पनिक भाग बी है, वास्तविक भाग ए को रिप्रेजेंट करेंगे आर ई जेड से और बी को रिप्रेजेंट करेंगे आई एम जेड से। इट्स सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। एज एन एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 2 प्लस में आयोटा 3। क्या मेरे भाई? 2 प्लस में आयोटा 3, यह आपकी क्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है? अरे 2 और 3 आपकी वास्तविक संख्या है, और आयोटा की वैल्यू आपको पता ही है अंडर रूट माइनस में एक होती है। यहाँ पर काल्पनिक भाग, इसका काल्पनिक भाग पूछ रहा हूं मैं, तो इसका काल्पनिक भाग होगा हमारा, पता क्या? इसका काल्पनिक भाग होगा हमारा 3, और इसका वास्तविक भाग कितना होगा? इसका वास्तविक भाग होगा हमारा 2। काल्पनिक भाग तो 3 और वास्तविक भाग 2 होगा भाई। आर ई जेड तो 2 और आई एम जेड कितना होगा रे? आई एम जेड कितना होगा बता रहा? आई एम जेड होगा 3, क्योंकि आयोटा के साथ जो लिखा है, जो आयोटा के साथ लिखी आएगी ना, अरे सिंपल सी बात है, हमें ये ध्यान रखनी है कि जो आयोटा के साथ आएगी वो तो आपकी काल्पनिक होगी, और जो आपकी अकेली आएगी बिना आयोटा के वो आपकी वास्तविक होगी। अब बात करते हैं दो काल्पनिक संख्याओं की समानता की, दो काल्पनिक संख्याओं की समानता की बात करते हैं। उससे पहले याद कर लीजिए ए इंटरसेक्शन बी, और अगर ए यूनियन बी बराबर आ गया, अरे पहले चैप्टर में सीखा है ना, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपका ए और बी दोनों समुच्चय क्या है? ए और बी दोनों समुच्चय एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि दोनों समान समुच्चय हैं, इक्वल सेट है यहाँ पर। तो अब बात करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर की समानता की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कब समान होंगी? देखिए
माना इधर इतने से स्पेस में देख लेंगे, माना पहली कॉम्प्लेक्स संख्या आपकी Z1 बराबर a प्लस में आयोटा b, क्या है आपकी a प्लस में आयोटा b। फिर दूसरे क्या मानेंगे Z2 बराबर में c प्लस में आयोटा d, कितनी c प्लस में आयोटा d। तो दोनों कब कब बराबर होंगी रे, कब कब बराबर होंगी, तब तब बराबर होंगी जब इनके वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग, वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग एक दूसरे के तुल्य आ जाएं। यानी कि a और c भाई, पहली संख्या Z1 का वास्तविक भाग कौन सा है, Z1 का वास्तविक भाग है a, और भाई Z2 का वास्तविक भाग क्या है हमारा, Z2 का वास्तविक भाग है c। अब Z1 का आपका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, Z1 का इमेजिनरी पार्ट है जो आयोटा के साथ आएगा, और आयोटा के साथ क्या आएगा b, आयोटा के साथ हमारे क्या आया b। Z2 का काल्पनिक भाग कौन सा है, Z2 का काल्पनिक भाग है d। अरे जो यार Z2 में आयोटा के साथ है वो हमारा काल्पनिक भाग है, तो Z2 में आयोटा के साथ क्या आई संख्या आई है, कौन सा नंबर आया है d। तो देखो भाई सीधी सिंपल सी बात है, a बराबर b, अगर a c के बराबर है और आपका b d के बराबर है ना, तो ही आपका ये दोनों क्या होंगी, समान संख्या होंगी, अदरवाइज हमारी समान काल्पनिक संख्या यानी समान कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होंगे। सीधी सी बात है, एक बात अपने मन में ध्यान रखनी हमें, अरे वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग अगर एक दूसरे के तुल्य हैं तो आपकी दो संख्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के तुल्य हैं ना, तो भाई वो तुल्य ना होंगी, सीधी सी सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं किसकी, अलजेब्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है, बीजगणित, सम्मिश्र संख्याओं का हमारा बीजगणित सीखेंगे। अब क्या सीखेंगे, अब सीख लेंगे सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित। चलिए भाई सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित सीख लेते हैं। पहला बीजगणित क्या होगा, योग, फिर अंतर, फिर मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा, फिर डिवीजन यानी कि भाग, सिर्फ चार को हमें सीखना है। तो पहला दो सम्मिश्र संख्याओं का योग, दो सम्मिश्र संख्याओं का योग, हम एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो सम्मिश्र संख्याओं का योग, कितना भाई किन का योग, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का योग, दो सम्मिश्र संख्याओं का योग, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां पर क्या भाई एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए भाई कैसे होगा कैसे नहीं होगा, मान लीजिए आपकी पहली, माना हमारी पहली संख्या है Z1, क्या है हमारी Z1 बराबर a प्लस में आयोटा b, पहली हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर आ गई, और दूसरी हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस में आयोटा d। चल भाई कोई बात ना, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए क्या, इनका एडिशन का मतलब, भाई इनका एडिशन का मतलब क्या, अरे वास्तविक भाग में वास्तविक भाग को जोड़ देंगे और काल्पनिक भाग में काल्पनिक भाग को जोड़ देंगे। डिफरेंस में क्या करेंगे, वास्तविक भाग में वास्तविक भाग को घटा देंगे, काल्पनिक भाग में से काल्पनिक भाग को घटा देंगे यहां पर। तो Z1 और Z2 देखें आपका योग, यानी कि Z1 प्लस में Z2 क्या होगा, यहां पर Z1 प्लस में Z2 हमारा होगा, देखें a प्लस में c, वास्तविक भाग में जोड़ा और काल्पनिक भाग में जोड़ा, b प्लस में d, दिस इज एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इट्स वेरी सिंपल, यहां पर ये आपका एडिशन है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये ध्यान रखना है भाई क्या है एडिशन। अब एग्जांपल के तौर पर आपकी Z1 के स्थान पर मैंने ले ली 2 प्लस में 3 आयोटा, 2 प्लस में आयोटा 3 ले लिया, आयोटा का आगे लिखो चाहे पीछे लिखो नो प्रॉब्लम। और Z2 हमने ले ली कितनी 3 प्लस में 4 आयोटा, देन व्हाट विल बी Z1 प्लस में Z2, आपका Z1 और Z2 क्या होगा यहां पर, तो Z1 और Z2 क्या होगा, देखें Z1 प्लस में Z2 बराबर a और प्लस में c, 2 प्लस में 3, 2 प्लस में 3 कर दिया, यानी कि यार वास्तविक भाग, इसका वास्तविक भाग 2, इसका वास्तविक भाग 3, दोनों को ऐड कर दिया, इसका काल्पनिक भाग जो आयोटा के साथ आ रहा है, क्या आ रही है आयोटा के साथ संख्या 3, और इसके साथ अरे आयोटा के पीछे लिखो चाहे लिखो नो प्रॉब्लम भाई, और इसमें आयोटा के साथ क्या आ रही है, इसमें आयोटा के साथ आ रही है 4, तो इसका काल्पनिक भाग यानी कि इमेजिनरी पार्ट 4 है, और पहली वाली का इमेजिनरी पार्ट क्या है, पहली वाली का इमेजिनरी पार्ट है 3, तो दोनों को क्या कर देंगे आयोटा आगे लिख देंगे, और 3 प्लस में 4 तो न्यू देखो भाई Z1 प्लस में Z2 न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आया, ऐड होकर 5 प्लस में आयोटा 7, तो इससे एक नियम बन जाएगा जो आगे हम सीखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन।
यानी कि एडिशन की जो प्रॉपर्टी सीखेंगे ना वो क्या क्या आएंगे देखिए। उनमें पहला नियम बनेगा ये समरक नियम। कौन सा नियम? समरक नियम। और क्या कहता है हमारा समरक नियम? ये कहता है कि दो, अरे भाई, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ऐड है ना, एडिशन है, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही देगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप ऐड करते हो तो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिला है। हमने इस वाली को और इस वाली को ऐड किया तो हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही पाया। चलिए भाई अब नियमों को सीखते हैं बड़े ध्यान से। क्या सीखते हैं? नियमों को। पहला नियम समरक नियम, दूसरा क्रम विनिमय नियम। अरे यार, समुच्चय का क्रम विनिमय नियम क्या था हमारा? चाहे ए का इंटरसेक्शन बी से ले लो, चाहे बी का इंटरसेक्शन ए से ले लो, बात समान थी। चाहे ए का यूनियन बी से ले लो, चाहे बी का यूनियन ए से ले लो, ये भी बात यहां पर समान थी। चल भाई अब बात करते हैं नियम की। तो योग के नियम, सम्मिश्र संख्याओं के योग के नियम, सम्मिश्र संख्याओं के योग के नियम। यहां पर सम्मिश्र संख्याओं के योग के नियम। किसके नियम? सम्मिश्र संख्याओं के योग के नियम भाई। चलो अब सम्मिश्र संख्याओं के योग के नियम को सीख डालते हैं। तो पहला नियम समरक नियम। कौन सा नियम हमारा? पहला नियम होगा हमारा समरक नियम। चल भाई समरक नियम को शुरू करते हैं। समरक नियम मैंने पहले ही बता दिया आपको क्या है। समरक नियम में कुछ ना है कि जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐड करोगे ना तो जो मिलेगी ना आपको एक, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगी। बस यही सम्मिश्र, यही आपका समरक नियम है। क्या है? यही हमारा समरक नियम। चलो भाई, दो माना पहली आपकी Z1, दूसरी आपकी Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इनका योग करने पर एक सम्मिश्र संख्या प्राप्त होती है। सारी सम्मिश्र संख्याओं Z1 और Z2 के लिए Z1 प्लस में Z2 एक सम्मिश्र संख्या होगी। सभी सम्मिश्र संख्याओं, कोई सी भी सम्मिश्र संख्या हो सकती है। यहाँ पर आयोटा की वैल्यू क्या होती है? आयोटा की वैल्यू होती है √-1। सभी सम्मिश्र संख्याओं, सभी सम्मिश्र संख्याओं, क्या भाई? सभी सम्मिश्र संख्याओं Z1 तथा Z2, Z1 तथा Z2 के लिए Z1 प्लस में Z2 एक सम्मिश्र संख्या है। बस ये हो गया हमारा समरक नियम। अब कौन सा नियम? इसके बाद हम नियम बात करेंगे कौन से? क्रम विनिमय नियम की। क्रम का नियम, अरे यार वो ये ना A इंटरसेक्शन B, भाई ए का आपने इंटरसेक्शन बी से ले लिया, फिर इसका एक क्रम विनिमय नियम नहीं था, इसका नहीं था का क्रम विनिमय नियम था ना, तो वो था बी इंटरसेक्शन ए। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए। अब भाई यूनियन, मैं ये तो कह रहा मैं तो भाई यूनियन करूंगा, यूनियन में भी यही नियम है, ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। चल कोई ना, यहां पर भी ऐसे ही होगा, सिंपल। दूसरा नियम क्रम विनिमय नियम, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्रम विनिमय नियम से। क्रम विनिमय नियम में क्या है आपका? देखो, चाहे आप Z1 को पहले जोड़ दो, यानी कि देखिए Z1 सीधे सिंपल सी बात है, Z1 प्लस में Z2 बराबर Z2 प्लस में Z1। कुछ लिखने की जरूरत ना है, इससे आपके समझ में आ जाएगा। इससे समझने का मतलब Z1 को Z2 में जोड़ दो पहले, चाहे Z2 को Z1 में जोड़ दो, इट्स सिंपल, इट्स इक्वल, दीज आर इक्वल, यानी कि ये बराबर ही आएगा भाई। क्या आएगा? ये बराबर आएगा। इसके बाद हमारा साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। साहचर्य नियम क्या कहता है? तीन समुच्चय थे हमारे, कौन कौन से थे भाई? इधर देखिए, ए इंटरसेक्शन बी, और बात करेंगे इंटरसेक्शन वाले में, चाहे यूनियन वाले में, हम कर लेते हैं इंटरसेक्शन वाले में। ए का इंटरसेक्शन अगर हमने बी इंटरसेक्शन सी से ले लिया तो कोई गलती कर दी का? नहीं करी यहां पर। उसके बाद अगर हमने किसका इंटरसेक्शन, अगर हमने ए का इंटरसेक्शन पहले बी से ले लिया और उसके बाद उन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो हमने सी से ले लिया, अरे इंटरसेक्शन करने पर भी एक समुच्चय ही तो आएगा ना, सिंपल बिल्कुल। तो देखें भाई, तीसरा आपका साहचर्य नियम, ऐसे ही सेम इसी में बनेगा। साहचर्य नियम में भी आपका सेम बन जाएगा। यहां पर क्या? Z1 प्लस Z2 प्लस में Z3, यानी कि Z1 और Z2 को जोड़ दिया और जो इनको जोड़ने पर आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर आई उसको Z3 में जोड़ दिया। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, Z1
फिर प्लस चिन्ह Z2 प्लस में Z3, यानी कि जो Z2 और Z3 को जोड़ने पर जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होगी ना, जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त करेंगे उसका अगर हम उसको अगर हम Z1 से जोड़ दें तो भी ये इसी के बराबर आएगी। बस यही हमारा एसोसिएटिव लॉ कहता है, यही हमारा साहचर्य नियम कहता है भाई, यही हमारा क्या कहता है, साहचर्य नियम। अब आपका गुणात्मक, योगात्मक तत्समक और योगात्मक प्रतिलोम सीखेंगे। प्रतिलोम का मतलब तो आपको पता ही है, विपरीत। अब आप तत्समक को सीख लेते हैं। तत्समक का मतलब कुछ जोड़ने पर यही संख्या आनी चाहिए जेडी। चलिए भाई, अब बात करेंगे तत्समक और प्रतिलोम की। दो नियम हो रहे हमारे, तत्समक और प्रतिलोम, यानी कि योगात्मक तत्समक और योगात्मक प्रतिलोम। पहले बात करते हैं योगात्मक तत्समक की। योगात्मक तत्समक, योगात्मक तत्समक भाई ऐसी कोई संख्या सम्मिश्र जो किसी सम्मिश्र संख्या में जोड़े तो जो सम्मिश्र संख्या थी वही वही रह जाए। तो ऐसी तो मेरे भाई एक ही है, जीरो वाली। तो एक सम्मिश्र संख्या, एक सम्मिश्र संख्या आपकी कौन सी, सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर हमारी कौन सी, जीरो प्लस में आयोटा जीरो, जिसे जीरो से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, जीरो से दर्शाते हैं। आपकी योगात्मक, आपका योगात्मक तत्समक कहलाता है। क्या कहलाती है, योगात्मक तत्समक या शून्य सम्मिश्र संख्या। योगात्मक तत्समक या शून्य सम्मिश्र संख्या कहलाती है हमारी। तो वही योगात्मक तत्समक अथवा शून्य सम्मिश्र संख्या। कौन सी संख्या, शून्य सम्मिश्र संख्या, योगात्मक तत्समक या शून्य सम्मिश्र संख्या हमारी कहलाती है भाई। चल भाई, यानी कि जेड में आप अगर इस जीरो को जोड़ लोगे तो आपका जेड ही आएगी बस, और कुछ भी ना है। ध्यान रख ले, बहुत काम की चीज है, आ जाएगी काम में। जेड प्लस में जीरो बराबर जेड ही आने वाला है। अब बात करते हैं आपके पांचवें नियम। पांचवें नियम हमारा योगात्मक प्रतिलोम। कौन सा नियम है पांचवा, पांचवा है योगात्मक प्रतिलोम। अब इसका तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो कुछ भी ना है। योगात्मक प्रतिलोम में प्रतिलोम शब्द का अर्थ पकड़ना है हमें। किसका अर्थ पकड़ना है मेरे साथियों, प्रतिलोम शब्द का अर्थ। प्रतिलोम का अर्थ होता क्या है वैसे, विपरीत। तो विपरीत कर दो कोई सम्मिश्र संख्या मान लो और उसका विपरीत उसका क्या हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा। तो मैंने सम्मिश्र संख्या मानी क्या, जेड बराबर ए प्लस में आयोटा बी। क्या मान ली मैंने मान ली भाई जेड बराबर ए प्लस में आयोटा बी। अब इसका प्रतिलोम, चल भाई इसका प्रतिलोम कैसे लेंगे, जेड माइनस जेड। अरे वास्तविक को भी ऋणात्मक कर देंगे और आपके काल्पनिक को भी ऋणात्मक कर देंगे बस। तो माइनस ए प्लस आयोटा माइनस बी, यही आपकी क्या है, योगात्मक प्रतिलोम। सिंपल, वेरी सिंपल। दोनों को जब जोड़ोगे तो जीरो आ जाएगी, यानी कि शून्य सम्मिश्र संख्या आ जाएगी बस। सिंपल, यानी कि कोई सम्मिश्र संख्या है मेरे साथियों और उस सम्मिश्र संख्या का मैं कोई दूसरी सम्मिश्र संख्या को अगर जोड़ दे और शून्य सम्मिश्र संख्या आ जाए, इसका मतलब जो दूसरी सम्मिश्र संख्या है ना, जो दूसरी सम्मिश्र संख्या है वो पहली सम्मिश्र संख्या का योगात्मक प्रतिलोम होगी। क्या होगी, योगात्मक प्रतिलोम। यानी कि जेड माइनस जेड, भाई जेड में अगर आपने माइनस जेड वाली को जोड़ा तो पता है क्या आएगा, जीरो आएगा, यानी कि शून्य सम्मिश्र संख्या निकल के आ जाएगी भाई। अब बात करते हैं डिफरेंस की। भाई डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर, यानी कि डिफरेंस बोलो, सबट्रैक्शन बोलो, जो आप बोलना चाहो। सबट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर। तो अब बात करते हैं भाई सबट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर। कुछ ना है, दो सम्मिश्र संख्या मान लेंगे, वास्तविक में से वास्तविक भाग को घटा देंगे और आपके काल्पनिक में से काल्पनिक भाग को माइनस करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर, दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर, यहां पर भाई दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर। चल भाई अंतर को सीखते हैं। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। तो दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर, Z1 बराबर वही मान लो यार, a प्लस में आयोटा b मान ली और दूसरी वही हमारी Z2 हमने मान ली c प्लस में आयोटा d। चल भाई अब क्या करेंगे, एडिशन में क्या करा था याद करें,
रिमाइंड मेरे साथ मेरे भाई, एडिशन में क्या करा था हमने, एडिशन में क्या करा था, वास्तविक भाग को वास्तविक भाग में ऐड कर दिया था और काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग में ऐड कर दिया था। तो सेम वैसे कर देंगे, बस इसमें घटा देंगे। अरे वास्तविक में से वास्तविक को घटा देंगे, काल्पनिक में से काल्पनिक को घटा देंगे, सिंपल। तो देखें भाई, Z1 माइनस में Z2 हमारा क्या आने वाला है, Z1 और Z2 हमारा आने वाला है A माइनस सी प्लस में आयोटा B माइनस में D भाई, B माइनस में D आ गया ना। तो यही आपकी क्या आएगी, यही आपकी अंतर आएगी, और अंतर भी एक आपकी काल्पनिक, एक अंतर भी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगी, सम्मिश्र संख्या ही निकल के आएगी यहाँ पर। एज एन एग्जाम्पल वही आप ले लो, Z1 बराबर में 2 प्लस में 3 आयोटा 3, और आप Z2 ले ले 3 प्लस में आयोटा 4, घटा दो भाई, 2 में से 3 को घटा दिया हमने, तो क्या बचेगा, 2 में से 3 को हटाएंगे तो -1 बच जाएगा, और आपकी आयोटा 3 माइनस में 4 कितना, 3 माइनस में 4, तो -1 प्लस में कितना हो जाएगा फिर आपका, ये हो जाएगा हमारा आयोटा -1, आयोटा -1। चलो भाई, ये आपका क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, और डिफरेंस भी आपका क्या आएगा, एक सम्मिश्र संख्या आएगा। क्यों सम्मिश्र संख्या है, आयोटा लिख रहा है इसलिए सम्मिश्र संख्या है हमारी। अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा भाई। तो दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा में क्या है, बड़े ध्यान से समझिएगा भाई, दो सम्मिश्र संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन, क्या, मल्टीप्लीकेशन, यहां पर दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा, दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा, क्या भाई, दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा। चलो भाई, दो सम्मिश्र संख्याओं को गुणा सीख लेते हैं, तो फिर वही मानेंगे, Z1 बराबर A प्लस में आयोटा B और Z2 बराबर में C प्लस में आयोटा D। तो Z1 बराबर आपका A प्लस में आयोटा B और Z2 बराबर आपका C प्लस में आयोटा D। चलो भाई, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मानने में सपोज करने में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए भाई। Z1 बराबर में A प्लस में आयोटा B, Z2 बराबर में C प्लस में आयोटा D। अब क्या बात करेंगे, दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा। चल भाई, गुणा की बात करते हैं, Z1 इंटू Z2 क्या आएगा, अभी देखते हैं, Z1 इंटू Z2 बराबर, बराबर में आपके पास आएगा, देखो A का मल्टीप्लाई C से, पहले लिख लेता हूं, A प्लस में आयोटा B, फिर C प्लस में आयोटा D। भाई A का मल्टीप्लाई C से, फिर इस A का मल्टीप्लाई आयोटा D से, देन आयोटा B का मल्टीप्लाई C से, फिर आपका आयोटा B का मल्टीप्लाई आयोटा D से, बस आपका आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ, और ये भी आपका क्या आएगा, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा भाई। तो देखिए, A प्लस में यानी कि A से आ गया, A का C से मल्टीप्लाई कर दिया सबसे पहले तो हमने, फिर A का D से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा AD, देन आयोटा B का मल्टीप्लाई करेंगे C से, प्लस आयोटा BC, फिर आयोटा B का मल्टीप्लाई आयोटा D से, आयोटा स्क्वायर, अरे यार आयोटा की वैल्यू कितनी होती है रे, -√-1, यानी √-1 अंडर रूट के अंदर, तो आपका आयोटा स्क्वायर कितनी हो जाएगी, -1, कितनी हो जाएगी, -1। चल भाई, पहले लिखते हैं प्लस आयोटा स्क्वायर BD हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि आयोटा की वैल्यू आपको पता ही होगा, AC प्लस में आयोटा AD प्लस में आयोटा BC -1 BD, भाई -1 BD हो गया, -BD, चूंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी है, -1। ध्यान रखें भाई, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अगली सभा में, अगले लेक्चर में आयोटा की घात वाले सवालों को भी हम सीख लेंगे, किसमें, अगले लेक्चर में सीख लेंगे यहाँ पर। तो AC भाई, वास्तविक भाग को एक साथ ले लेंगे और काल्पनिक भाग को एक साथ ले लेंगे। तो वास्तविक भाग क्या है, जिसमें आयोटा ना है वो आपका वास्तविक भाग होगा, और जिसमें आयोटा है वो आपका काल्पनिक भाग होगा। तो AC माइनस में BD दोनों में आयोटा ना है, यही आपका काल्पनिक भाग हो जाएगा। तो AC माइनस BD, इन दोनों में से क्या करेंगे, फिर इसमें भी आयोटा, इसमें भी आयोटा, क्या करेंगे, आयोटा को बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो प्लस
प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी, बस आ गया आपका गुणा। यही हमारा क्या है, दो सम्मिश्र संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन, दो सम्मिश्र संख्याओं का गुना। बस यही आपका आसानी से आ गया। एग्जाम्पल आप रख के देख लेंगे, बिल्कुल यही आएगा। अब सीखेंगे इसके हम प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि दो सम्मिश्र संख्याओं के गुणा के कुछ प्रॉपर्टी भी होंगे ना। अरे यार, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, इस टाइप के नियम भी तो होंगे कुछ ना कुछ, जैसे कि योगात्मक के सीखे, योग के सीखे हैं, वैसे ही सीखे भी हम। चल भाई, अब सीख लेते हैं दो सम्मिश्र संख्याओं के गुणा के क्या प्रॉपर्टीज। अब का टॉपिक होगा, अगला टॉपिक होगा हमारा दो सम्मिश्र संख्याओं के गुणा की प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो सम्मिश्र संख्याओं के गुणन, यानी कि गुणन की प्रॉपर्टी, यानी कि गुणधर्म। क्या भाई, गुणधर्म। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, गुणधर्म। क्या क्या गुणधर्म होंगे हम। पहला गुणधर्म तो वही सिंपल सा साधारण सा संबरक नियम। अब योग में संबरक नियम क्या था, अरे दो सम्मिश्र संख्या को योग करा था तो हमारा क्या आया था, एक सम्मिश्र संख्या आई थी। वैसे ही दो सम्मिश्र संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक सम्मिश्र संख्या आएगी। वेरी सिंपल। तो पहला आपका होगा संबरक नियम। क्या होगा हमारा, संबरक नियम। तो संबरक नियम अब क्या कहता है, वही जो योग में था ना, वही है, बस यहां पर गुणा कर देंगे। दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा भी, गुणा से जो प्राप्त होगी ना, वो भी एक सम्मिश्र संख्या प्राप्त होगी। तो दो सम्मिश्र संख्याओं के गुणनफल से, दो सम्मिश्र संख्याओं के गुणनफल से भाई, दो सम्मिश्र संख्याओं के गुणनफल से प्राप्त, किससे प्राप्त, गुणनफल से प्राप्त भी एक सम्मिश्र संख्या होती है, भी एक सम्मिश्र संख्या होती है। तो ये हमारा क्या हो गया, संबरक नियम। यानी कि प्रत्येक Z1 और Z2 के लिए, Z1 इंटू Z2 एक सम्मिश्र संख्या है। प्रत्येक Z1 और Z2 के गुणन, Z1 इंटू Z2 एक सम्मिश्र संख्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक सम्मिश्र संख्या है। यहां पर भाई क्या है, एक सम्मिश्र संख्या है। चलो भाई, अब दूसरी प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, यहां पर कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है हमारा, कम्यूटेटिव लॉ। चलिए इसको सीख लेते हैं यहां पर। तो क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम कहता है कि आप Z2 को पहले Z2 से गुणा कर लो, Z1 को Z2 से, चाहे Z2 को Z1 से कर लो, दोनों का गुणनफल, दोनों से प्राप्त सम्मिश्र संख्या बराबर होगी भाई। क्या होगी, बराबर। क्रम विनिमय नियम, Z1 का मल्टीप्लाई Z2 से कर लो, चाहे Z2 का मल्टीप्लाई Z1 से कर लो। यहां पर Z2 का मल्टीप्लाई Z1 से कर लो, बिल्कुल तुल्य आएंगे एक दूसरे के। क्रम विनिमय नियम, Z1 इंटू Z2 बराबर Z2 इंटू Z1। फिर बात करते हैं आपके किसकी, वही साहचर्य नियम की, एसोसिएटिव लॉ की। कहना क्या जाता है एसोसिएटिव लॉ भाई आपका, यार एसोसिएटिव लॉ यही कहेगा कि Z1 Z2 को मल्टीप्लाई कर लो पहले, उससे प्राप्त सम्मिश्र संख्या को Z3 से मल्टीप्लाई कर लो, और वो बराबर आएगी Z2 और Z3 से प्राप्त, Z2 और Z3 के मल्टीप्लिकेशन से प्राप्त, फिर उसका आपको Z1 से मल्टीप्लाई करना होगा। ले भाई समझ लेते हैं साहचर्य नियम को, एसोसिएटिव लॉ को भाई, साहचर्य नियम। चल भाई, साहचर्य नियम की बात कर लेते हैं भाई, ध्यान से समझेंगे। Z1 Z2 फिर आपका Z3 बराबर में आपका आएगा Z1, कितना, Z1 और Z2 Z3, बस सिंपल। दोनों से प्राप्त जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा समान होगा भाई। इसका मतलब क्या है, समान। यानी कि Z1 और Z2 से जो प्राप्त सम्मिश्र संख्या होगी उसका मल्टीप्लाई जब आप Z3 से कर लेंगे, फिर आप Z2 और Z3 से प्राप्त जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगी उसका मल्टीप्लाई अगर आप Z1 से कर लेंगे, समान आएंगे भाई। क्या आएगी, समान आएगी। नियम बहुत काम में आएगा ये।
अब बात करते हैं अगले अगले नियम की। अगला क्या है, योगात्मक तत्समक था, वैसे ही गुणात्मक तत्समक, वही गुणात्मक तत्समक। अब भाई देखो, कोई सम संख्या है, मेरे मान ली आपकी 5 एक सम रियल नंबर तो है ही, साथ साथ नेचुरल नंबर भी है आपकी। अब मैं अगर इसमें 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर क्या आएगा 5। ऐसे ही कोई सम्मिश्र संख्या होगी जिसे किसी सम्मिश्र संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वही सम्मिश्र संख्या प्राप्त होगी, और जो संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे ना जिसको, वो आपकी क्या होगी गुणात्मक तत्समक। चल भाई चौथे की बात करते हैं। चौथा नियम हमारा गुणात्मक तत्समक। कौन सा नियम है चौथा, गुणात्मक तत्समक है हमारा। तो चौथा होगा हमारा गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक। अब क्या कहता है गुणात्मक तत्समक, यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या 1 प्लस में आयोटा 0। आयोटा की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट माइनस में 1, क्या होती है अंडर रूट माइनस में 1, 1 प्लस में आयोटा 0। सम्मिश्र संख्या 1 प्लस में आयोटा 0 एक गुणात्मक तत्समक या फिर एकल सम्मिश्र संख्या कहलाता है। तो सम्मिश्र संख्या 1 प्लस में आयोटा 0 एक गुणात्मक तत्समक, एक गुणात्मक तत्समक या फिर एकल सम्मिश्र संख्या है, गुणात्मक तत्समक अथवा एकल सम्मिश्र संख्या कहलाता है। एकल सम्मिश्र संख्या। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट क्या होता है, एकल समुच्चय क्या होता था हमारा, एकल समुच्चय होता था हमारा एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल वन एंड ओनली एक एलिमेंट प्रेजेंट करता हो, यानी कि एक एलिमेंट उपस्थित हो, तो वही हमारा क्या होता था एकल समुच्चय। वैसे ही इसमें क्या है यार, उसी तरीके से सेम उसी तरीके से एकल क्या कह देंगे, एकल सम्मिश्र संख्या कह देंगे। एकल सम्मिश्र संख्या कहलाएगी, यहां पर क्या कहलाएगी भाई, एकल सम्मिश्र संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, एकल कॉम्प्लेक्स नंबर। चल भाई अब बात करते हैं पांचवे की। पांचवा नियम क्या है, पांचवा नियम है हमारा प्रतिलोम का, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम का है पांचवा नियम। चल भाई ध्यान रख लीजिएगा, अभी तो गुणात्मक प्रतिलोम को आगे सीखेंगे हम, गुणात्मक प्रतिलोम को कैसे होता है कैसे नहीं आता है। अभी आप ध्यान रखिए, कोई सम्मिश्र संख्या आपकी z बराबर a प्लस में आयोटा b, क्या है आपकी z बराबर a प्लस में आयोटा b है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या आएगा, सिंपल a, ठीक है, और वास्तविक, सुन लीजिए बड़े ध्यान से, वास्तविक तथा काल्पनिक भाग का योग, सिंपल है का डिवीजन यहां पर। तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस आयोटा, काल्पनिक भाग का चिन्ह चेंज, काल्पनिक भाग का चिन्ह चेंज यानी कि माइनस में b, डिवाइड में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, डिवाइड में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यही आपका क्या है गुणात्मक प्रतिलोम। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम को, गुणात्मक प्रतिलोम को रिप्रेजेंट करते हैं आप 1/z से कर देंगे, चाहे रिप्रेजेंट, चाहे भाई जैसे आपके प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन नहीं होते हैं का, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, ठीक उसी तरह जेड इनवर्स से, किससे जेड इनवर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा, आप किससे रिप्रेजेंट करना चाहें इसे। अब एक और नियम है आपका छठा नियम, अरे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं सीखा था क्या हमने, कौन सा नियम सीखा था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अरे यार इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, सेम उसी तरीके से बंटन नियम या वितरण नियम सीख लेंगे इस पर। इसमें गुणात्मक प्रतिलोम, सॉरी सम्मिश्र संख्याओं के लिए बंटन नियम, 3 सम्मिश्र संख्याओं के लिए बंटन नियम कैसे कार्य करेगा, चलिए सीखते हैं यहां पर। तो छठा नियम हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, छठा नियम, और हिंदी में कहें तो वितरण नियम या बंटन नियम, वितरण नियम अथवा बंटन नियम, भाई वितरण नियम अथवा बंटन नियम क्या कहता है ये, चलिए भाई समझ लेते हैं क्या कहता है। Z1 का मल्टीप्लाई, Z1 का मल्टीप्लाई अगर आपने Z2 प्लस में Z3 के एडिशन से, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो सम्मिश्र संख्याओं के
योग से अगर Z1 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो पता है क्या आने वाला है, वो आने वाला आपका बराबर में Z1 मल्टीप्लाई Z2 से प्लस में, अरे यार वो आपका वो था ना Z1 और Z3, मतलब वो आपका था ना क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लो A इंटरसेक्शन B यूनियन C। ये कोई डिस्ट्रीब्यूटिव लो सीखा या नहीं सीखा है? सीखा तो होगा ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लो वितरण नियम कहते हैं जिसे। इसमें यूनियन, इसमें जो इंटरसेक्शन है वो किस पर वितरित होता है, हमारा यूनियन पर। तो कैसे वितरित होता था, A इंटरसेक्शन B फिर यूनियन और A इंटरसेक्शन C। चाहे आप A इंटरसेक्शन B का यूनियन ले लो, यानी कि इंटरसेक्शन ले लो, और आप फिर A इंटरसेक्शन C ले लो, देन आप इन दोनों का जब यूनियन ले लोगे तो वो किसके तुल्य आ जाएगा, A इंटरसेक्शन B यूनियन C के तुल्य आ जाएगा भाई। ऐसे इसमें Z1 और का आपने अगर Z2 और प्लस में Z3 के योग से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो किसके बराबर आएगा, Z1 के मल्टीप्लाई Z2 से प्लस में Z1 का मल्टीप्लाई Z3 से। अब लास्ट बच रहा है डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि भागफल ऑफ भागफल ऑफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर, दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल। बस लास्ट टॉपिक होगा। अगले जो टॉपिक है ना वो हम अगली सभा में सीख लेंगे, और अगली सभा में उन टॉपिकों को सीखने के जस्ट बाद हम क्या शुरू कर लेंगे, हमारी एक्सरसाइज 4.1 को। किसको शुरू करेंगे भाई, एक्सरसाइज 4.1 को। यहां पर अब बात करते हैं लास्ट के नियम की, लास्ट के अलजेब्रा की, यानी कि लास्ट के बीजगणित की। लास्ट का बीजगणित क्या है आपका, डिवीजन। चौथा है हमारा तो भाई भागफल, दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल। यहां पर दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल, दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल। भाई क्या कहता है भागफल, भागफल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, भागफल को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। कैसे, ऐसे भाई, कैसे, ऐसे। भागफल को Z1 अपॉन Z2 से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, Z1 अपॉन Z2 से दर्शाते हैं। यहां पर चल भाई दर्शा दिया, चल भाई दर्शा दिया। अब क्या आएगा, कैसे निकालेंगे Z1 और Z2 को। मैंने मान लिया Z1 आपकी A प्लस में आयोटा B है, और मैंने Z2 को मान लिया भाई मेरी C प्लस में आयोटा D है। मैंने माना है, सपोज करा है हमने कि Z1 आपका A प्लस में आयोटा B है और Z2 हमारा C प्लस में आयोटा D है। चल भाई कोई ना, यहां पर कोई ना। अब Z1 और Z2 क्या आएगा, Z1 को तो ऐसे ही छोड़ दिया, और ये क्या है फिर 1/Z2, और 1/Z2 अभी तो सीख के आए हो पीछे ही, क्या है होता है 1/Z2, गुणात्मक प्रतिलोम। क्या होता है हमारा, गुणात्मक प्रतिलोम। तो Z2 का गुणात्मक प्रतिलोम आ जाएगा और उसको Z1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर बिल भी निकल के आ जाएगा आपका। तो देखें आपका 1/Z2 क्या भाई, 1/Z2। मैं 1/Z2 निकाल लेता हूं पहले, 1/Z2 कहो चाहे Z2 इनवर्स कहो, बात समान है यहां पर। चल भाई क्या निकल के आ गया, ये C भाग किस किस का, वास्तविक भाग और आपके काल्पनिक भाग के एड का भाग, के स्क्वायर का एड का भाग। स्क्वायर कर लीजिएगा पहले वास्तविक और काल्पनिक भाग का, फिर उनका एड कर लीजिएगा, फिर डिवाइड कर लीजिएगा, सही हो जाएगा। तो C स्क्वायर प्लस में D स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे चिन्ह चेंज, आयोटा माइनस D डिवाइड में C स्क्वायर प्लस में D स्क्वायर। अब आपको यही आपका क्या है, यही हमारा Z1 अपॉन Z2 है। तो Z1 अपॉन में Z2 आपका आने वाला है भाई Z1 इंटू C बाई C स्क्वायर प्लस में D स्क्वायर प्लस में आयोटा माइनस D C स्क्वायर प्लस में D स्क्वायर। भाई C स्क्वायर प्लस में D स्क्वायर। तो मेरे भाई आज की सभा में हमने जो चीज सीखनी थी ना वो चीज हमने सीख ली। क्या क्या सीखी, सम्मिश्र संख्या Z बराबर A प्लस में आयोटा B, जहां पर A आपका वास्तविक भाग होता था और आपका B आपका काल्पनिक भाग होता था। दो सम्मिश्र संख्या कब समान होती हैं, जब उनके वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग समान आ जाएं। आयोटा की वैल्यू आपको पता होगा कितनी होती है, आयोटा की वैल्यू माइनस में अंडर रूट
1 माइनस में √1 सीखेंगे अगले लेक्चर में आयोटा की पूर्णांक। एक टॉपिक है हमारा कि आयोटा की पूर्णांक। अगले लेक्चर में उसे भी उड़ा डालेंगे। और अगला लेक्चर में एक और टॉपिक सीखेंगे, सम्मिश्र संख्याओं का मापांक और संयुग्मी, यानी कि द मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बस ये टॉपिक सीखेंगे और आपकी प्रश्नावली को शुरू कर देंगे 4.1 को। यहां पर किसको शुरू कर देंगे? 4.1 को। तो मेरे भाई आज की सभा से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो ना भाई, कुछ भी सीखने को मिला हो थोड़ा बहुत भी, तो प्लीज इस सभा को लाइक कर लें, शेयर कर लें और हमारे इस ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स प्लेटफॉर्म को जरूर से जरूर क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।